हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है और मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था। मेरी 3 बहनें और भी थी क्योंकि हमारे माँ बाप की कोई लड़का नहीं था। मेरे पिताजी कोई बहुत अमीर नहीं थे, वह तो एक दुकान की देखरेख करते थे, या ये समझ लीजिए कि वे उस दुकान में नौकर का काम करते थे और जिसकी वजह से हमारा घर चलता था। पिताजी की इतनी तनख्वाह थी कि हमारा गुजर बसर किसी तरह हो जाता था और मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी 2 बहनों की शादियां तो पिताजी ने जैसे तैसे कर दी थी। अब मेरी बारी थी, लेकिन पिताजी की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि मेरे से पहले 2 बहनों की शादी में दहेज काफ़ी दिया गया था, जिसकी वजह से अब मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब उनकी उम्र भी हो चली थी, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उनके पास कोई काम भी नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं अपनी तीसरी बेटी की शादी भी कर दूं, तो फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा और मैं अपने गांव में जाकर रहूंगा। वहां पर इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहेगा, किसी तरह से गांव वाले घर में गुजर बसर हो जाएगा। इसलिए मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाए जो दहेज ना ले और बेटी भी सुखी रहे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा लड़का मिलना तो अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। मैं देखने में सुंदर थी, लेकिन सुंदरता ही काफ़ी नहीं होती है। जो भी लड़का आता वह मुझे पसंद तो कर लेता, लेकिन जब उसे पता चलता कि दहेज नहीं मिलेगा तो लड़के वाले बहाना बनाकर चले जाते और बिना दहेज के कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो रहा था। मेरी उम्र 25 साल होने चली थी, इसलिए रिश्ते आने और भी कम हो गए थे। मेरे पिताजी और मेरी माँ तो इस चिंता में बहुत ही उदास रहने लगे थे। वे सोचते थे कि कहीं हमारी बेटी कुंवारी ही ना रह जाए, इसलिए वे चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी बेटी की शादी हो जाए। एक दिन एक औरत हमारे घर आई। उसने मेरे माता पिता से कहा कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए और हमारे पास बहुत दौलत और संपत्ति है, हमारे कई मकान हैं, हमारा खुद का बिजनेस है, हम अच्छे खासे रईस हैं, इसलिए हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बेटी से हमारे बेटे की शादी कर दे यही बहुत होगा। मगर मेरा बेटा तलाकशुदा है, उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, इसलिए मेरे बेटे ने उसको तलाक दे दिया था। पिताजी और मेरी माँ तो यही चाहते थे कि बिना दहेज के मेरी शादी हो जाए, क्योंकि उनके पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वे मेरी शादी का खर्चा उठा सके। इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। जैसे तैसे पिताजी ने कर्जा करके मेरी शादी में मेरे बारातियों को खाना तो खिला दिया, लेकिन दहेज में कुछ ना दे पाए थे। लेकिन मेरी सास एक अच्छी औरत थी, उन्होंने मेरे माँ बाप को शादी में खर्च करने के लिए रुपए दे दिए थे और सारा कर्जा भी चुका दिया था। मेरी सास ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। मैं यह सुन रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी सास तो एक बहुत अच्छी औरत है। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि मुझे देखने लड़का क्यों नहीं आया। आखिर उसने मेरी शादी होने वाली है, उसको भी तो मैं पसंद आनी चाहिए। लेकिन लड़का तो मुझे देखने आया ही नहीं और मेरे घर वालों ने भी नहीं कहा कि हमें लड़का देखना है, क्योंकि वह तो बस चाहते थे कि कैसे भी शादी हो जाए, चाहे लड़का कैसा भी हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शादी बिना दहेज के हो जाए। इसलिए मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई और ना ही उन्होंने यह कहा कि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बातें कर ले, एक दूसरे को पसंद कर ले, तब शादी करेंगे। शादी का दिन आ गया था, मेरा दूल्हा सामने था। मैं अपने दूल्हे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो दूल्हा था वह तो इतना सुंदर था कि उसको तो कोई भी सुंदर सी लड़की और खूब सारा दहेज मिल जाता। फिर पता नहीं क्यों उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया और उसने मुझे बिना देखे ही क्यों मुझसे शादी कर ली
आखिर उसने ऐसा क्यों किया कि मुझे शादी से पहले एक बार देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। वह तो इतना सुंदर था कि जो भी शादी में उसे देखता देखता ही रह जाता और सोचता बिना दहेज के इतना अमीर लोगों के यहाँ इनका रिश्ता कैसे हो गया। खैर मेरी शादी हुई और बहुत अच्छी शादी हुई, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ही सारा खर्चा किया था। तो शादी तो अच्छी होनी ही थी, वरना हमारी तो हालत ऐसी नहीं थी कि अच्छी शादी हो पाती। मैं अपनी ससुराल गई तो मैंने देखा मेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर है। मेरे ससुर जी नहीं थे। मेरे ससुर जी का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मेरी सास ने सारा कारोबार संभाल रखा था। मेरी सास के ठाट बाट थे। मैं तो देखकर हैरान थी कि मेरे ससुराल वाले इतने ज़्यादा अमीर हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरी शादी इतने अमीर घर में हो जाएगी। मेरी सास ने मेरा गृह प्रवेश कराया और सारी रस्म निभाई। मेरी सास मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बार बार मुझे अपने गले से लगा रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा सपना सच हो गया था। मैं तो चाहती थी कि मुझे एक बहुत प्यारा ससुराल मिले और आज मेरी वह तमन्ना पूरी हो गई थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा कमरा था। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा कमरा नहीं देखा था। वह कमरा तो इतना बड़ा था कि मेरे पूरे घर से भी बड़ा था, और उसमें रखा जो सामान और बेड था वह तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा महाराजा का हो। मैंने तो ऐसे कहानियाँ और किस्से बचपन में ही सुने थे, लेकिन अब जब यह सब हकीकत में था तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब मेरी सास ने कहा कि बेटा तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी तुम्हारे पति को भेजती हूँ। मेरी सास ने बोला तो मैं बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी, और इंतज़ार करते करते बहुत रात हो गई। रात के 2 बज गए थे। मैं अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा मेरी सास तो सो रही थी, और वह तो बड़ी चैन की नींद सो रही थी। इसलिए मैंने उन्हें उठाना सही नहीं समझा कि अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका बेटा आज रात मेरे कमरे में क्यों नहीं आया, तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि बहू को तो बहुत जल्दी पड़ी है, इसको तो बहुत आग लगी हुई है, और ना जाने क्या क्या मेरे बारे में गलत सोच ले। इसलिए मैंने उन्हें नहीं उठाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हो गई थी, लेकिन मेरे पति कमरे में नहीं आए थे। मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, नितेश तुम्हारे कमरे में आया था बेटा रात को? मैंने कहा नहीं माँ जी, मेरे कमरे में रात को ये नहीं आए थे। मैं तो बहुत रात तक जाग रही थी, लेकिन ये नहीं आए। मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, शायद नितेश थक गया हो और स्टडी रूम में सो गया, इसलिए रात को नहीं आ पाया होगा। कोई बात नहीं, शादी की भाग दौड़ में थकान हो ही जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सास के चेहरे पर मुझे बहुत परेशानी सी नजर आ रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हो। आखिर वह मुझसे ऐसा क्या छुपा रही थी? वह इतनी परेशान क्यों थी? थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वह आए और बाथरूम में तैयार होकर उन्होंने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए चले गए। मेरी सास ने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो नौकरानी लगा रखी थी, लेकिन मेरी सास नौकरों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती थी। वह अपना खाना खुद बनाती थी, बल्कि घर में सभी लोगों का खाना वह बनाती थी। घर में था ही कौन, 2 ही लोग थे, माँ और बेटा। इनके अलावा तीसरी मैं थी, इसलिए मेरे को खाना बनाने में बहुत सारा समय नहीं लगता था। अब तो बस मैं सारे दिन अपने पति का इंतज़ार करती रहती कि मेरे पति कब शाम को आएंगे और मैं उनसे 2 प्यार की मीठी मीठी बातें करूंगी। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बेटा अब यह तेरा घर है, तुझे जैसे चलाना है चला, तुझे जो करना है कर, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो और तुम जानती हो कि तुम्हें अपना घर कैसे चलाना है, क्या सही है क्या गलत। यह
तुम खुद बहुत अच्छे से जानती हो और हमेशा जो भी फैसला लोगी बहुत सोच समझ कर लोगी, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगी कि इसे तुम अपना घर समझकर चलना। यह सोचना कि अब तुम्हारी सारी जिंदगी यहीं से कटेगी और यही तुम्हारा घर है। यह कहकर मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और उनको गले से लगाता हुआ देख मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने अपने मन में यह वादा किया कि मैं अपनी सास की बहुत सेवा करूंगी और मैं कभी भी इन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। रात हुई, मैं फिर से तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मैंने 16 श्रृंगार किए थे। मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि बार बार आईने के सामने खुद को निहार रही थी। मैं सज धज कर बेड पर बैठ गई। मैंने सोचा कि मेरे पति आएंगे तो मेरा घूंघट उठाएंगे, लेकिन मेरे पति तो कमरे में आए ही नहीं। आज फिर पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरे पति कमरे में नहीं आए। जब मैं इंतज़ार करते करते थक गई तो मैं अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उन्हें तो अपने बेटे की कोई चिंता ही नहीं थी। मैंने सोचा कि अपनी सास को जगा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, कल सुबह ही पूछ लूँगी। इसलिए मैं उस रात भी अपने कमरे में आ गई और सो गई। लेकिन मुझे उस रात बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपने पति से बातें करना चाहती थी, अपने दिल की सब हसरत पूरा करना चाहती थी, लेकिन मेरा पति तो कमरे में ही नहीं आया। मुझे शक हो रहा था कि शायद उसकी माँ ने उसकी ज़बरदस्ती शादी तो नहीं करवा दी, कहीं मैं उनको पसंद ही नहीं हूँ इसलिए वह कमरे में नहीं आ रहे हो। मैं यह सोच के बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन मैं तो हैरान ही हो गई जब मुझे सच्चाई पता चली। सुबह मैं जल्दी से उठ गई क्योंकि अब मेरी खाना बनाने की रस्म पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब रोज़ खाना मैं ही बनाती थी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सुबह का नाश्ता बनाया और अपने पति के लिए नाश्ता टेबल पर लगा दिया। मेरे पति ऊपर वाले कमरे से आ रहे थे और कुछ अजीब से लग रहे थे। उनके होठ व गाल कुछ गुलाबी गुलाबी से लग रहे थे। पता नहीं मुझे ही लग रहे थे या सच में ऐसा कुछ था जो मैं देख रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति ने अपने गालों पे कुछ लगा रखा है। मैं चाय नाश्ता लेकर अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास ने कहा, अरे बहू, तुम तो बहुत सुबह उठ जाती हो और इतनी सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता ले आई। अरे वाह, तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो मैं खुश हो गई हूँ। फिर अचानक ही उन्होंने मेरे से पूछा कि नितेश कल रात को कमरे में आया था क्या? तो मैंने कहा कि नहीं माँ जी, वे कल रात भी कमरे में नहीं आए थे। तो मेरी सास कुछ उदास होकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं उससे पूछूंगी कि वो रात को कहाँ था, और अगर आज रात को भी वो नहीं आए तो तुम रात को ही मुझे उठा देना। मैंने कहा ठीक है माँ जी, मैं आपको उठा दूंगी। मैं अपने पति का नाश्ता लेकर जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि मुझे देखकर मेरे पति जल्दी से बाथरूम में घुस गए और नहा धोकर फिर बाहर आए। मैं हैरान हो गई कि मुझे देखकर वह एकदम से सीधा बाथरूम में क्यों घुस गए। आखिर दो बातें भी तो कर सकते थे, या कुछ पूछ सकते थे, या बता सकते थे कि रात को मैं क्यों नहीं आया। खैर, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और नाश्ता टेबल पर लगा दिया। वे ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करके चले गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं हैरान थी कि मैं तो इतनी सज धज के तैयार हुई हूँ, फिर मेरे पति ने मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं। आखिर माजरा क्या है? अब तो मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, पता नहीं क्यों नितेश मुझसे कुछ बोलते ही नहीं है। वह तो मेरे से बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि वह मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मेरी सास ने हंसकर कहा कि बहू, मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, इसलिए तुमसे शर्मा रहा हो, इसलिए तुम्हारी तरफ नहीं देखता हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में वह तुम्हारे से बहुत घुल मिल जाएगा और तुम्हें बहुत प्यार करने लगेगा। मुझे तो अपनी सास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी शादी को अब कई दिन हो चुके थे
लेकिन मेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, कहीं आपने ज़बरदस्ती तो आपके बेटे की शादी नहीं करा दी, इसलिए वह मेरे से नाराज़ हो। मेरी सास ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे की रजामंदी से तुम्हारी शादी कराई है और मेरा बेटा तुम्हें पसंद करने लगेगा। तुम इस चीज़ से बेफिक्र रहो। जब वह आज लौट कर आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। शाम को मेरे पति आए और अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद फ्रेश होकर खाना खाकर बाहर चले गए। आज मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे पति रात को मेरे कमरे में नहीं आएंगे तो मैं अपनी सास को जगा दूंगी और पूछूंगी कि माँ जी, रोज़ रात को आपका बेटा कहाँ जाता है। और ऐसा ही हुआ। मेरे पति खाना खाने के बाद बाहर गए और वापस नहीं आए। रात हो चुकी थी तो मैंने देखा मेरे पति आज भी कमरे में नहीं आए। मैं अपनी सास के पास गई और मैंने कहा, माँ जी, आज रात भी ये गायब हैं, आखिर ये कहाँ चले जाते हैं। मेरी सास ने मेरे पति के नंबर पर फ़ोन किया तो वह स्विच ऑफ आ रहा था। मेरी सास ने कहा कि आने दे, सुबह मैं इससे पूछूंगी कि ये रोज़ रात को कहाँ चला जाता है। मेरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। मुझे कहाँ नींद आ रही थी। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन हो रही थी कि आखिर मेरा पति कहाँ जाता है, कहीं किसी दूसरी औरत के चक्कर में तो नहीं फंसा हुआ। सारी रात मेरी आंखों ही आंखों में कट गई और सुबह हुई। जब मेरे पति घर पर आए तो मेरी सास ने कहा कि तुम रोज़ कहाँ गायब रहते हो, बहू बेचारी इंतज़ार करती रहती है और तुम रात को उसके पास नहीं जाते हो। अगर ऐसा ही था तो तुमने शादी क्यों की। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे साफ साफ बता देते, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाती। लेकिन तुमने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। मेरे पति ने मेरी सास को बहुत ही अजीब नज़रों से देखा, जैसे कि वह उन्हें खा ही जाएंगे। मेरी सास उनकी लाल लाल आंखें देखकर डर गई और फिर चुप हो गई। इधर मैंने देखा कि मेरे कुछ कपड़े गायब हैं और मेरी ज्वेलरी भी। मैंने सोचा कि शायद किसी नौकरानी ने चुरा ली होगी। मैंने अपनी सास को बताया, मगर उन्होंने कहा कि वो कपड़े और ज्वेलरी घर में ही होंगी, तुम ही कहीं रख कर भूल गई होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊँगी। मैंने सोचा कि ज़रूर नौकरानी ने चुरा लिए होंगे, इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वरना मेरी सास सोचती कि बहू तो बहुत लापरवाह है, अपना सामान भी सही से नहीं रख सकती। लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। मैंने देखा कि मेरी कई चीज़ें चोरी हो जाती थी और फिर देखा उनमें से कुछ चीज़ें मिल भी जाती थी और आधी तो उनमें से खराब करी हुई मिलती थी। आखिर ऐसा कौन था जो मेरे मेकअप के सामान को खराब करके फेंक देता था। लेकिन मेरे घर में जो नौकरानी है वह तो विधवा है और वह मेरे सामान का क्या करेगी। लेकिन मेरी परेशानी की वजह तो मेरे पति थे। मैंने सोचा कि इस चोरी के मामले को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपनी गृहस्थी संभालूं। मैंने सोच लिया था कि आज जब मेरे पति खाना खाने के बाद बाहर जाएंगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगी और देखूंगी आखिर मेरे पति ऐसा क्या करते हैं जो कि रात को घर वापस नहीं आते हैं। मैंने रात को अपनी सास के खाने में नींद की दवाई मिला दी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं रात को घर से गायब हूँ या उनके बेटे के पीछे पीछे गई हूँ तो वह गुस्सा करती। इसलिए मैंने उनके खाने में ही नींद की दवाई डाल दी थी, जिसे खाकर वह सो गई थी। अब जब मेरे पति आए तो उन्होंने पूछा, माँ कहाँ है। मैंने कह दिया उनके सर में दर्द है इसलिए वह दवाई खाकर सो रही हैं। मेरे पति ने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने खाना लगा दिया। मेरे पति ने खाना खाया और खाना खाकर वे बाहर चल दिए। मैंने भी एक दुपट्टे से अपना मुंह ढका और अपने पति के पीछे पीछे चल दी, ताकि उन्हें पता न चले कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। मैंने देखा कि वे एक जगह गए हैं तो मैं हैरान हो गई कि मेरे पति ऐसी जगह क्या कर रहे हैं। तभी मेरे पति एक घर में गए और जब वे बाहर आए तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि मेरे पति ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब कुछ देखकर घर वापस आ गई। अब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। सुबह मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि बहू, पता नहीं कल क्या हुआ था, मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी, अभी सोकर उठी हूँ, सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं उठी और मैंने अपनी सास के लिए चाय बनाई। मैंने उनको चाय दी और मैंने कहा कि माँ जी, क्या आप अपने बेटे रितेश के बारे में सब कुछ जानती हैं कि वह रात को कहाँ जाते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ जाता है। मैंने कहा, माँ जी लेकिन मैं सब जानती हूँ कि आपका बेटा कहाँ जाता है। मेरी सास ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा कि बहू, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेटा कहाँ जाता है और तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो तुम मेरे से ऐसा सवाल कर रही हो? मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी कि आपका बेटा एक वैश्य है और रोज रात औरत बनकर रेड लाइट एरिया में गलत काम करते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास तो दंग रह गई और मुझे बहुत ही हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। मेरी सास तो रोने लगी और कहने लगी, बहू मैं तुम्हें यह सब कैसे बताती? अगर मैं यह सब तुम्हें पहले बता देती तो तुम मेरे बेटे से शादी ना करती, इसलिए मैंने यह सारी बात तुमसे छिपा कर रखी थी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, माँ जी मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तब मेरी सास ने रोते हुए कहा कि बहू, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। मैंने अपने बेटे की डॉक्टरी जांच भी कराई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पता नहीं जब रात होती है तो मेरा बेटा एक लड़की बन जाता है और लड़की वाला मेकअप करके सज धज के तैयार होकर रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद ऐसी हरकतें करने लग जाता है कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी शादी कर दूंगी तो यह सुधर जाएगा और मैं इस बात को ज़्यादा फैलाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर यह बात लोगों को पता चल जाती तो मेरे बेटे की कभी शादी ना होती और मेरे बेटे का क्या होता। मेरे बेटे का मेरे अलावा और कोई नहीं है और मैं अपने बेटे का घर परिवार बसते देखना चाहती थी। और मैंने अपने बेटे की पहले भी एक बार शादी कराई, लेकिन जब उसने मेरे बेटे को लड़की के रूप में देखा तो उसने मेरे बेटे को किन्नर बोलकर छोड़ दिया। इसलिए मैंने इस बार गरीब घर की लड़की से शादी कराई ताकि मेरे बेटे को छोड़कर ना जाए। मेरी सास की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, माँ जी आपको मेरी गरीबी के बदले मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी सास ने मेरे आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और रोने लगी कि बहू, अगर तुम कहोगी तो मैं दोबारा अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। सुबह जब मेरे पति आए तो मैंने अपने पति से कहा कि आप रात को कहाँ गए थे। वह तो पूरी तरह डर गया और चिल्लाने लग गया। मेरी सास और मैं मेरे पति को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरे पति की मेडिकल जांच की कि मेरे पति को कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को कि यह बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। आप किसी मानसिक डॉक्टर को मिले जो कि आपके बेटे की परेशानी को समझ पाएगा। मैं और मेरी सास एक बहुत ही जाने माने मनोचिकित्सक के पास गए और हमने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। वह अपने आप को एक लड़की समझता है, दिन में तो वह अपने आप को लड़का समझता है, लेकिन रात होते ही वह अपने आप को एक लड़की समझ लेता है और वह खुद को एक वैश्यवृत्ति वाली लड़की समझता है। अपने आप को लड़की समझने के पीछे उसकी मानसिक सोच है। आप उसके कमरे की अच्छे से तलाशी लीजिए, आपको कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आपका लड़का इस रूप को क्यों धारण कर लेता है।
फिर हम घर आए तो हमने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि कुछ आश्चर्यजनक होता। फिर हम लोग स्टडी रूम में गए, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक किताब पड़ी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था वैश्या की दर्द भरी जिंदगी। मेरे पति ने किताब को अपने मन में उतार लिया था और वह उस किताब में इतना खो गए थे कि वह किताब में जो लड़की थी उसको खुद ही समझने लगे थे, और इसलिए वे रात को सज धज कर तैयार होकर रेड लाइट एरिया में जाते थे। हमने डॉक्टर को सारी बात बता दी। डॉक्टर ने कहा, यह बात सच है, आपके बेटे को इस किताब ने ही अपने वश में कर लिया है, क्योंकि यह एक मानसिक बीमारी है। आपका बेटा खुद को एक अबला वैश्य समझता है और दिन में तो वह एक साधारण लड़का बना रहता है और रात को वह अपने आप को वैश्य समझकर वैसा ही व्यवहार करता है। मैं आपके बेटे के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और दवाई के साथ साथ आपके बेटे को प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप अपने बेटे के दिमाग को इतना बिजी कर दो कि उसको यह सोचने के लिए टाइम ही ना मिले, और इस किताब को जला देना ताकि उसे यह किताब ना दिखे। जब वह यह किताब नहीं देखेगा तब वह मन में यह सब नहीं सोचेगा। आज मेरी परीक्षा थी, मैंने अपने पति को अपने कमरे में रोकना था और उनको वह लड़की नहीं बनने देना था। इसलिए आज मैं शाम से ही अपने पति के पास रही और उनसे इतनी सारी बातें करनी शुरू कर दी। दवाइयों की वजह से वह भी मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे थे, इसलिए अब उनको मेरे में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। वह मेरी बातों को सुनकर हंसते मुस्कुराते और मेरे से बात करने का बहाना ढूंढते। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने देखा कि अब वह रात को बाहर नहीं जाते थे, वह कमरे में ही रहना चाहते थे मेरे साथ। यह सब देखकर मेरी सास खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि उसका बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टर के इलाज और मेरे प्यार से अब मेरे पति पूरी तरह ठीक हो चुके थे। मैं बहुत खुश थी और मेरी सास मुझसे भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी वजह से उनका बेटा ठीक हुआ था। मैंने भी अपने पति को पूरे दिल से अपना लिया था, इसलिए अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर कभी भी पति या पत्नी में कोई कमी आ जाए तो उसको छोड़कर अलग नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसमें जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि हम पूरी ज़िंदगी निभाते हैं, और इसमें हमें ईमानदारी, प्यार और समझदारी दिखानी ही चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।